लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, सो पहले हेडिंग डालते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कैपिटल स्ट्रक्चर, सो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या बनाना है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे क्या हो, बिग कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम हो। जो अभी हमने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, तो उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने सीखा कि अगर हम डिवेंचर इशू करके क्या लेते हैं, फंड रेज करते हैं, तो उस पर कॉस्ट क्या पड़ेगी। अब कई अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, उसमें हमें पता करना है कितना हमें कॉस्ट पड़ेगी, तो हमने कहाँ सीखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि टेल मी व्हाट इज द थ्री मेन रीजन, व्हाट इज द मेन थ्री डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर के थ्री मेन डिसीजन बताओ, कौन कौन से होते हैं, बताओ जल्दी से। थ्री मेन डिसीजन, ये मैंने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था, सो आपको पता होना चाहिए, और ये आपने फाउंडेशन में किया होगा, और अगर ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में FM में पढ़ा होगा। थ्री मेन डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, टेल मी फास्ट, बताओ। नंबर 1 है फाइनेंस, क्या है, फाइनेंस, और नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, देन आफ्टर डिविडेंड डिसीजन। तो क्या है, इसका क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मैन what are three main decisions of फाइनेंशियल मैनेजर। बताओ क्या था, देयर आर थ्री मेन डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। कौन कौन से, देयर आर थ्री मेन डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर है। ओके, तो नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा क्या, इसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट और फंड भी बोलते हैं। और फाइनेंसिंग के बाद क्या हो जाएगा, अब बताओ, इन्वेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और थर्ड डिविडेंड डिसीजन, तो देखो पहला क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कैसे और कहाँ से प्रोक्योर करना चाहिए, और इसी पे दोनों जो ये दोनों डिसीजन है वो दोनों इसी पे डिपेंडेंट है। कहाँ से क्या होना चाहिए, बताओ, फाइनेंस प्रोक्योर करना चाहिए, कहाँ से रेज करना चाहिए, इक्विटी शेयर इशू करके, या डिवेंचर्स, या प्रेफरेंस शेयर, और दूसरा क्या, इन्वेस्टिंग डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिसीजन क्या है, कितना पे आउट हमें, कितना डिविडेंड देना चाहिए शेयर होल्डर को, और कितना हमें रिटेन करके रखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये क्या, देयर आर थ्री मेन डिसीजन, नंबर 1 फाइनेंशियल डिसीजन, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और नंबर 3 क्या है, बताओ जल्दी से। नंबर 3 है डिविडेंड डिसीजन। और क्या है, अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जिससे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बोले तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमम हो। मिनिमम मीन्स, देखो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ये प्रोजेक्ट ए है, इसमें
इसे स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए, 500 करोड़ रुपीज चाहिए, 500 करोड़ चाहिए रुपीज। ओके, 500 करोड़ चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें ऑप्शन क्या है, या तो ओनली डेट डिवेंचर्स इशू कर दो। ओके, और दूसरा क्या है, ओनली इक्विटी शेयर। और नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री क्या, मिक्सचर ऑफ डेट एंड और क्या है, इक्विटी। इनका क्या मिक्स, मतलब तो अब इसमें क्या है, मिक्सचर में क्या है, डेट पार्टली क्या डेब्ट से फंड रेज कर लो, पार्टली किससे, इक्विटी से। ओके, अब इसमें कुछ ऑप्शन गिवन है, सपोज देखो, एक है 80% डेट और 20% इक्विटी, और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा है 50% डेट और 50% इक्विटी, और थर्ड क्या है इसमें ऑप्शन 20% डेट और 80% इक्विटी। अब देखो, या तो क्या इसमें क्या है, मिक्सचर में क्या है, अब इसमें पहले तुम्हें ये पता करना किसमें से हमें क्या करना चाहिए। देखो अगर हम क्या करते हैं, ओनली हम डेब्ट से शुरू करते हैं तो यहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है। ओके, रिस्क किस चीज का होता है, यहाँ पर देखो इससे क्या होता है, डिवेंचर को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देनी पड़ती है, क्या चाहे बिजनेस को लॉस हो या चाहे लॉस प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो या डूब जाए कंपनी, इसे इंटरेस्ट तो देने पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद और लिक्विडेशन केस में जब लिक्विडेशन होता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को दी जाती है। सबसे पहले जो भी काम होता है सबसे पहले इसी का क्या हिसाब कर दिया जाता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, और इसमें क्या है, ओनली इक्विटी। अब ओनली इक्विटी क्या होता है, ये तो एज ओनर की तरह होते हैं, अगर लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ तो अच्छी बात, लॉस हुआ तो लॉस भी साइन कर लेते हैं। तो बताओ, और इसमें क्या मिक्सचर ऑफ डेब्ट है, डेब्ट एंड इक्विटी। अब वी आर इंडियन, हम क्या सोचते हैं, हम तो दोनों लेंगे, इसमें से भी लेंगे और उसमें से भी लेंगे, है ना। तो सपोज आपने इसमें से ये वाला सिलेक्ट किया है, और इसमें भी 3 ऑप्शन हैं, क्या 80% डेट और 20% इक्विटी, और 50% डेट और 50% इक्विटी, और 20% डेट और 80% इक्विटी। अब इसमें भी सिंपल यही बोलोगे, हम तो इंडियन है, ज्यादा क्या है, हम सिर्फ क्या करते हैं, बराबर रखते हैं, क्या 50% डेट से लेंगे और हम 50% इक्विटी से लेंगे, ऐसा नहीं होता। हमें यहाँ सोचना पड़ेगा, और क्योंकि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है बताओ, इसका इफेक्ट पड़ता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। इसके जो केसी हमने निकालना सीखा है ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, किस पर इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन केसी मीन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो निकाला था उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो हमें बताओ, हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि जिससे क्या हो कि रिस्क भी कम हो और कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, क्या दोनों में से बताओ डेब्ट ज्यादा रिस्की होता है, इन दोनों में से रिस्क किस में होता है, रिस्क बताओ किस में होता है, डेब्ट में या इक्विटी में, बताओ। वैसे नॉर्मली देखा जाए रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो रिस्क होता है इसमें कम होता है, किसमें, डेट में। क्यों, जो डेट शोल्डर होते हैं, डिवेंचर शोल्डर, उन्हें क्या फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, तो उनके लिए क्या है, वो लेस रिस्की हो गया। ओके, अब इसमें क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर में, ये शेयर होल्डर में क्या होता है, इसमें लॉस हो गया तो इन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन उसके केस में क्या है, उसमें रिटर्न मिलेगा, और इसमें अगर प्रॉफिट होगा तभी यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये लेस रिस्की। इसके क्या है, 2 रीजन हैं। इसमें क्या होता है, एक तो टैक्स बेनिफिट मिलता है, क्या मिलता है इसमें, टैक्स बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट होता है। और दूसरा क्या बताओ, दूसरा इससे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए इसमें जो होता है, इसमें इसकी कॉस्ट
आई मीन देखो यहाँ पर मैं रिस्क की बात नहीं, रिस्क नहीं कॉस्ट। इसमें कौन सा कॉस्टली होता है बताओ, कौन सा सस्ता होता है, कौन सा सस्ता होता है, रिस्क नहीं है। रिस्क को इग्नोर कर दो, जो मैंने बोला था आई एम टेकिंग माई वर्ड्स विच आई सेड रिस्क। ओके, तो रिस्क नहीं कॉस्ट। किसमें कॉस्ट कम होती है बताओ, कॉस्ट हमेशा डेट में कम होती है। क्यों डेट में क्या होती है, लेस रिस्की होता है। ठीक है, तो लेस रिस्की होने की वजह से क्या होता है इसमें, क्योंकि ये क्या है, ये सस्ता होता है। डेट सस्ता क्यों होता है, सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, और इसमें क्या टैक्स का बेनिफिट होता है, इसकी वजह से क्या है, ये डिवेंचर्स क्या होते हैं, सस्ते होते हैं किससे एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी, क्योंकि इक्विटी क्या करते हैं, ये ज्यादा रिस्क लेते हैं, इन पे ज्यादा रिस्क होता है। तो जब रिस्क ज्यादा होगा तो ये रिटर्न भी ज्यादा कंसीडर करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। और इसे मिटा देता हूं मैं एक बार। वीडियो कॉल करके लिख सकते हो, इसे लिखना है तो अब इसमें देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या निकालने थी, डब्ल्यू डी वेट ऑफ डी इंटू में के डी, और प्लस कर देते हैं क्या वेट ऑफ ई इंटू में के। तो क्या निकल जाएगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसे केओ के नाम से भी जानते हैं। केओ मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ेगी, जो ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल का मतलब ये है बैक, जो हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सीखा था, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर जब सपोज क्या है, यहाँ पर ये डेट है 11%। ओके, और एक है इक्विटी है 15%। ओके, अब इसमें क्या है देखो, अब क्या केडी है ये, और ये क्या है के। हमेशा केडी क्या होगा, लेस देन होगा किससे, के से। जो कॉस्ट है ना उसकी केडी की हमेशा किससे कम होती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हमेशा लेस देन होती है, कम होती है। ओके, अब देखो सपोज यहाँ से ये 80% वेट है, इसका कितना 20। इट मीन हमने 80% डेट से लिया है और इक्विटी से इतने % फंड रेज किया है। ओके, सो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दो। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी देखो, केओ कितना पड़ेगा इसका, केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो। तो वेट कितना है इसका, परसेंटेज 11 है, इसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस, और क्या करना है 15 इंटू में 0.20। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, केओ। चलो 11 इंटू 8.8 और 15 इंटू में 0.2 कितना आ रहा है, 11.8%। अगर हम ये पोर्शन में लेते हैं तो इसकी कितनी ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी, 11.8%। बट हमेशा हमें क्या है, ये नहीं सोचना कि हमेशा मिनिमम कॉस्ट, हमें मिनिमम कॉस्ट तो करनी है, लेकिन हमें ये भी देखना है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, और कंपनी की वैल्यू को क्या करना है, कंपनी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू, और बताओ वैल्यू ऑफ कंपनी की इंक्रीज करना, और उसके बाद मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज क्या, 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें इसके। ओके, सो इसके ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब क्या है, अब इसमें तुम्हें ऐसा डिसीजन लेना है, तो इसमें से बताओ, इसमें से किसमें से रेट क्या तुम्हें रेज करना चाहिए, कितना फंड रेज करना है, जिससे क्या मिनिमम से कम क्या हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। बताओ, सिंपल। अब तो तुम यही बोलोगे कि वो डेट सस्ता होता है तो हमें डेट से ज्यादा पैसा लेने चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम लेने चाहिए। नहीं, हमें ये भी देखना जितना ज्यादा हम डेट रेज करेंगे उतना ही ज्यादा है क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर का
क्या होता है, रिस्क बढ़ता है। अब कौन सा रिस्क होता है ये, जो रिस्क बढ़ता है फाइनेंशियल, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। जब हम डेट से ज्यादा पैसे इश्यू करते हैं, मतलब रेज करते हैं, तो उससे क्या है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको क्या रिस्क बढ़ता है। ठीक है, जब रिस्क बढ़ेगा तो क्या करेंगे, तो एक्सपेक्ट और ज्यादा रिटर्न करेंगे। तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल दे रखा था। अगर क्या 100% यहाँ से फंड क्या करते हैं, रेज करते हैं इक्विटी से, तो 15% रहेगा। अब क्या कर रहे हैं हम, 80% यहाँ से ले रहे हैं, 20% यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इसका रिस्क बढ़ेगा। शेयर होल्डर का कौन सा रिस्क होता है, एडिशनल रिस्क होता है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो ज्यादा रिस्क होगा, तो इससे ज्यादा मोर और एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, जब ये ज्यादा मोर एक्सपेक्ट करेंगे तो इन्हें क्या है, तो वो भी रिटर्न भी देना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना है, अच्छी ध्यान में रखनी होती है। एक चीज नहीं है यहाँ पर कि आपने सिर्फ डेट से इश्यू करे क्योंकि ये सस्ता है, नहीं, काफी सारी चीजें देखनी होती है। इसमें ये भी देखना होता है कि डेट में क्या होता है, यहाँ पर कंपनी को लॉस हो या डूबे, लेकिन डेट को फर्स्ट प्रेफरेंस है, इसे देना ही देना है। अगर इंटरेस्ट लास्ट में क्या हुआ है, देना है लास्ट एंड में, तो इसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। बट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के केस में अगर लॉस होता है तो ये क्या होता है, सहमत हो जाते हैं, थोड़ा क्या निराश होते हैं, बट इन्हें कोई कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं, डेट से पैसे को रेज करते हैं, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट का रुपया हमें देना ही पड़ेगा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं है, तुम्हारी कंपनी चाहे डूबे या मरो या कुछ भी हो, लेकिन जब डेट से लोगे तो यहाँ पर तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर रिडीम करने के डिवेंचर की बारी है तो तुम्हें जितने रिडीम हो रहे हैं ना, तो उतने पैसे देने पड़ेंगे। बट यहाँ पर क्या है, ये तो क्या हो जाता है, ये तो ओनर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं। ओके, तो इन्हें क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये शांत हो जाते हैं, ये सोचते कि कोई नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो हमें ये भी हर चीज देखनी पड़ती है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या है, ये है कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है जिससे क्या हो, बताओ, जिससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो और कंपनी की वैल्यू बढ़े और क्या मिनिमम कॉस्ट भी मिनिमम हो, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना होता है बस। ओके, सो अब इसे लिखना है तो लिख लो। अब जैसे पहले लिख लो इसे, अब इसे हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, और नंबर 2 क्या है बताओ, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, और दूसरा क्या है देखो, ईवीआईटी और ईपीएस में रिलेशनशिप क्या होता है, ये देखेंगे। रिलेशन ROI एंड ROE में रिलेशनशिप। ओके, तो पार्ट 1 क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो पहला पार्ट लिखो जल्दी से। यहाँ पर क्या थ्योरी तो मैं ऐसे बता ही दे रहा हूँ, बट देखा जाए तो इसमें ज्यादातर क्या है, ज्यादातर इसमें से क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल। ओके, और इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आता ही आता है, 910% एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये ध्यान रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसे अच्छे से करके जाना है। 5 नंबर तो फिक्स है। ये सीए इंटर की बात कर रहा हूँ, सीए इंटर में 5 मार्क्स का आता ही आता है, और सीएमए इंटर में भी आता है, और उसमें भी आता है सीएस एग्जीक्यूटिव में। आप 5 टैग क्वेश्चन उठा के देख लो, पता चल जाएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का हर एक साल आया होगा, तो अच्छे से करना है इसे। ओके, अब क्या है, कैपिटल
स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड दैट इज क्या हो गया बोलो, दैट इज डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। इज टू बी यूज्ड बाय अ फर्म। ओके, लॉन्ग टर्म, यहाँ पर लॉन्ग टर्म फंड में डेब्ट इक्विटी का रेशियो जो कौन कंपनी यूज करेगी। ओके, और क्या है दूसरा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम, अब देखो इसमें क्या है, इट इज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर विच वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम। इसमें क्या, एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जिससे क्या वैल्यू फर्म क्या हो, मैक्सिमम हो। और कैसे होगा, लोअर वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम तभी होगा जब लोअर क्या होगा, लोअर केसी जब लोअर होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी, हाई होगी। ओके, सो इसमें क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में इसमें क्या था, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रेफर टू द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। और लॉन्ग टर्म फंड क्या हो गया, डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो विच इज यूज बाय अ फर्म, जो फर्म के द्वारा यूज की जाती है। और ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑप्टिमम मीन ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो, मैक्सिमम हो। और वैल्यू ऑफ फर्म कब मैक्सिमम होगी, जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, कम होगा। जितना कम होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ फर्म होगी। ओके, सो वीडियो पोस्ट करो और इसे लिख लो। तो इसके बाद आते हैं किसके, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ हम क्या करेंगे, अब सेकेंड पॉइंट कवर करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या, देखो थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, रेलिवेंट थ्योरी है, दूसरी है इरेलिवेंट थ्योरी और अदर थ्योरी। ओके, तो देखो रेलिवेंट थ्योरी क्या बोलती है, रेलिवेंट थ्योरी बोलती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है किस पर, बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी और वैल्यू ऑफ फर्म पर भी। अगर कॉस्ट ऑफ क्या इट मीन्स हम कैपिटल स्ट्रक्चर इसमें हमें बनाना चाहिए, अच्छे से बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो, वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, मिनिमाइज हो। ओके, और उसी तरह क्या है, इररिलेवेंट थ्योरी, ये सबसे बढ़िया थ्योरी है। इसमें क्या बोला है कि तुम कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी आप डेब्ट, चाहे कितना भी इक्विटी, तो आप क्या कर लो, आप कितना भी रेज करके फंड इशू कर लो, फंड रेज कर लो, कितने भी शेयर डिवेंचर इशू करके आप फंड रेज कर लो, इससे कोई भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फंड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बोलते हैं इररिलेवेंट, सबसे बकवास है ये। ओके, उसके बाद क्या अदर थ्योरी, ये भी हम डिस्कस करेंगे उसकी जब साथ ही करेंगे। ओके, नेक्स्ट और क्या लिखा है इसमें देखो, और ये भी जो अदर थ्योरी में है, और इसमें क्या है, अदर थ्योरी भी ये बोलता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का इफेक्ट पड़ता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर भी पड़ता है और वैल्यू ऑफ फर्म पर भी पड़ता है। दैट्स इट। ओके, और देखो इसमें क्या लिखा, रेलिवेंट थ्योरी, रेलिवेंट थ्योरी में क्या देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन आर इम्पोर्टेंट
ये बोलता है रेलिवेंट थ्योरी बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है वो इम्पोर्टेंट है एंड दे इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि रेलिवेंट थ्योरी में जो कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज वेल एज वैल्यू ऑफ फर्म। सो इसमें ये क्या, ये सही बोल रहा है कि जब कैपिटल स्ट्रक्चर जितना भी ज्यादा, तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, जितना ज्यादा डेट रेज करोगे उतनी क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी पर क्या होगा, रिस्क होगा। उनकी जो शेयर होल्डर है शेयर होल्डर्स है, तो वहां पर क्या फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, वहां पर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। तो जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो वो क्या करते हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या हो रहा है बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, और देखो इरेलेवेंट थ्योरी क्या होती है, कॉस्ट क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इरेलेवेंस एंड डू नॉट इफेक्ट केसी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। ये तो ये बोल रहा है कि इसका कितना भी डेट ले लो, कितना भी इक्विटी से आप फंड रेज कर लो, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म पर। ओके, सबसे बकवास है ये, एकदम बकवास। ओके, उसके बाद में इसमें ये अदर थ्योरी भी यही बोलती है कि आप फंड टैक्स, इसमें भी कैपिटल स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, इसमें इससे भी ये बोलती है क्या, अदर थ्योरी में भी यही है कि इससे कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर इफेक्ट पड़ेगा और वैल्यू ऑफ फर्म पर भी इफेक्ट पड़ेगा। और हमें देखो क्या क्या यहाँ पर कवर करना है, इसमें देखो नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और क्या नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, और क्या ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम मॉडल अप्रोच, और क्या एमएम मॉडल। अब कौन सा एमएम मॉडल कौन सा है, ये 1962 है, ये एमएम मॉडल 1958। ओके, और क्या पैकिंग ऑर्डर थ्योरी और ट्रेड ऑफ थ्योरी, ये सब कवर करेंगे। ये क्या है, मेथड्स है, इनके थ्रू हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या निकालेंगे, बैठे उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। सिंपल, जो फर्म के कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब सीखेंगे यहाँ पर। ओके, सो इसमें क्या था, थ्योरी कौन कौन सी है, रेलिवेंस थ्योरी, ये याद रखना है। इसमें क्या है, 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आपको ये आ सकते हैं, क्या प्रैक्टिकल, उसमें थ्योरी में आ सकता है, थ्योरी में पूछ सकते हैं कि रेलिवेंट थ्योरी क्या है और इररिलेवेंट थ्योरी क्या है। ओके, और ये मैथड हम कवर करेंगे अभी मीन्स नेक्स्ट। ओके, तो पहला इसमें क्या होगा, नेट इनकम अप्रोच। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। अब देखो क्या इसमें क्या, देखो इसमें जो फर्स्ट टू थ्री है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम और अप्रोच, और कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कोई नो टैक्स, इसमें नो टैक्स इफेक्ट, यहाँ पर टैक्स इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी टैक्स इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। ओके, इन कैटेगरी में, और इनकी कुछ एजम्पशंस है वो भी देखना है क्या, तो ये एजम्पशंस ही है, समझ लो। ठीक है, कोई टैक्स इफेक्ट नहीं होगा, तो ये एजम्पशंस होगी इसकी, क्या है एजम्पशन, नो टैक्स इफेक्ट। नंबर दूसरा क्या है, इसमें नो ग्रोथ, इसमें कोई ग्रोथ भी नहीं होगी। जो डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा वो 100% होगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो दैट विल भी क्या होगा 100%, मतलब कोई भी रिटेन करके नहीं रखना है। ओके, और क्या है, वही बताया था, नो टैक्स एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ये इन एग्जाम्पशन पे चलेगा। अगर ये एग्जाम्पशन फॉलो करनी पड़ेगी तुम्हें तभी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ओके, तो क्या कोई टैक्स इफेक्ट नहीं होगा इस पर, और नो ग्रोथ होगा, कोई ग्रोथ नहीं है इसमें। नो क्या डिविडेंड जो पे आउट रेशियो 100% होगा, मतलब जितना अर्न किया वो पूरा दे दिया हमने, सेल्स ऑर्डर बोलते हैं सिर्फ। और इसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं होगी, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है क्या, देखो ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी कोई इनकर नहीं करेगी इसमें, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ओके, सो अब इसमें क्या है, देखो अब इम्पोर्टेंट चीजें कुछ लिख लो।
इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है देखो यहाँ पर, इन्हें तो याद करना पड़ेगा आपको। क्या? वैल्यू ऑफ फॉर्म। वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, ईवीआईटी अपॉन में क्या करोगे, केसी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जाएगी। ओके, और दूसरा क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं कैसे, नेट इनकम अपॉन में के। और नेट इनकम कैसे निकलती है, नेट इनकम मीन्स नेट इनकम इक्वल टू पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बट यहाँ पर टैक्स को कंसीडर करते ही नहीं है, तो प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है पीवीटी है, वही क्या बन जाएगा, नेट इनकम बन जाएगी पीवीटी। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर पैट मीन्स नेट इनकम तो वही होती है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आती है, लेकिन यहाँ पर टैक्स कंसीडर करते ही नहीं है, जो कंसीडर करेगी नहीं तो पीवीटी क्या बन जाएगी, नेट इनकम बन जाएगी। ओके, और इसके बाद क्या है, वैल्यू ऑफ डेट। अब इसमें देखो, इससे इक्विटी को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, किससे, एस से। और क्या, वैल्यू ऑफ डेट, ये ऑलवेज गिवन, ये हमेशा गिवन रहेगी क्वेश्चन में। ओके, ये हमेशा वैल्यू ऑफ डेट गिवन रहेगी, इसे क्या बोलेंगे, डी। ओके, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगी, एक तो वैल्यू ऑफ फॉर्म ऐसे निकलती है, और दूसरा क्या फॉर्मूला और क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म इक्वल टू एस प्लस में डी। एस प्लस में डी का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी और प्लस में वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, जो डेट्स है दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फॉर्म। ओके, आ गया ना समझ में। तो क्या क्या था, एजम्पशन क्या थी इसमें, कोई टैक्स इफेक्ट नहीं होगा, नो ग्रोथ रेट, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या 100% रहेगा, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कुछ भी नहीं होगी इसमें, जीरो रहेगी। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें, वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलते हैं, ईवीआईटी अपॉन में केई, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलते हैं, नेट इनकम अपॉन में, नहीं, वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलते हैं, ईवीआईटी अपॉन में केसी। केसी मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स बैक। ओके, सो अब इट मीन देखो क्या, केसी इक्वल टू केओ इक्वल टू बैक, इसका मतलब एक ही है, वैल्यू किसकी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो हमने लास्ट में सीखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ओके, फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब वैल्यू ऑफ इक्विटी में क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी में नेट इनकम अपॉन में केई, और उसके बाद क्या है, और डेट, डेट हमेशा गिवन रहेगा, और फॉर्म की और फॉर्मूला क्या है, इक्विटी प्लस में डेट प्लस कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख लो। अब करते हैं फर्स्ट मेथड क्या है, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच में क्या देखो, नेट इनकम अप्रोच, इसमें क्या देखो, इसमें क्या है, नेट इनकम अप्रोच में क्या बोलता है, ये बोलता है कि जैसे हम डेट का पोर्शन बढ़ाएंगे, ओके, जैसे हम डेट का पोर्शन बढ़ाएंगे तो जो केडी है और केई, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ केई रिमेन सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। और क्या है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करेगा, फॉल करेगा सिर्फ, बस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसकी, फर्म का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा, कम होगा। इट मीन्स क्या बोल रहा है इसमें देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एज बी इंक्रीज proportion of debt KD and KE will remain same such that
KC fall। तो इसमें क्या है, तो ये भी क्या है, एक तरह से इसकी भी थ्योरी जो है एक इरेलीवेंट है, एक बकवास बता रखा है, एकदम बाजार तरीके से बता रखा है इसको भी। क्या, जैसे डेट का पोर्शन बढ़ेगा, ठीक है, जैसे डेट का पोर्शन बढ़ेगा डेट, तो उससे केडी और के है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो पहले 11% और 15% तक हुए रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे क्या है, केडी का पोर्शन, डेट का पोर्शन बढ़ेगा, वैसे ही क्या है, वैसे ही रिस्क बढ़ेगा। किसका, शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा, तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। एक्चुअल में ये होता है, बट इसमें क्या बोला है, चाहे कितना भी डेट रेज कर लो, उससे केडी और जो के है वो रिमेन सेम रहेगा। उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या करेगी, सिर्फ वही फॉल करेगी। तो इसका देखो डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम बनेगा देखो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये केसी और केडी भी है और केई भी है यहीं पर। अब देखो, तो केडी जब रिमेन सेम रहेगा, जब सेम रहेगा तो कैसा जाएगा डायग्राम, तो सीधा बिल्कुल जाएगा, है ना। केडी जब सेम रहेगा तो सेम क्या, कहीं पर अब कहीं ऊपर नीचे होगा, नहीं होगा, तो सेम बोला यहाँ पर। और केई, अब बताओ केडी महंगा होता है या केई महंगा होता है, दोनों में से कौन सा महंगा होता है। महंगा मीन्स किस पर कॉस्ट ज्यादा लगती है, किस पर हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, बताओ, केई पर। तो केई हमेशा क्या, इससे ज्यादा हुआ, तो इससे ज्यादा का मतलब है इधर आएगा, ओके, केई, ठीक है। और क्या बोला है, और जो केसी है वो क्या करेगा, फॉल करेगा। तो क्या होता है, जैसे देखो सपोज ये 100% हमने क्या, फंड 100% यहाँ से ले रहे हैं। अब जैसे जैसे यहाँ से कम करके यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, मतलब यहाँ कर दिया 80%, यहाँ कर दिया 20%, और यहाँ कर दिया कितना, यहाँ कर दिया 60%, और यहाँ कर दिया कितना 40%, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जैसे ही कम करते जा रहे हैं, जैसे 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 क्या हो रहा है, देखो जैसे जैसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो वैसे क्या हो जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका क्या बनेगा, देखो केसी जाएगा यहाँ से, पहले देखो 100% था, तो 100% का मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर से जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा, तो ये क्या है, ये केसी। जैसे ही हम किससे करेंगे इन्वेस्ट, किससे रेट करेंगे, पहले तो 100% ले रहे थे केई से, और जब केई से जाके फिर हम क्या करें, केडी से भी रेज करें फंड को, तो क्या हो जाएगा, वही तो बोले यहाँ पर। जैसे हम पोर्शन किसका रेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे डेट का, जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसे क्या होता जाएगा, केसी फॉल होता जाएगा। देखो जैसे हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग केसी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, फॉल होता जा रहा है, ओके। और मैं इसे प्रूव भी कर सकता हूँ, देखो कैसे, वेट ऑफ डी और क्या है, और केडी है 11%, ओके, कितना है ये 11%। और वेट ऑफ पी कितना है, वेट ऑफ पी है, वेट ऑफ पी और क्या है, ये है के, इसका के कितना है, 0, स्टार्टिंग में 0 है, और यहाँ पर 11% है, और यहाँ पर कितना 100%, और यहाँ पर कितना के ही है 15%। तो यहाँ पर देखो, जब इसका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वेट को प्लस कर दोगे, तो क्या निकल आएगा, 15% आ जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब जैसे इसमें 20% पोर्शन दिया और 11% दिया, तो सेम यहाँ पर है, यही बोला है ना। और यहाँ पर कितना रहेगा 80%, और यहाँ कितना है 15। तो अब इसको करो, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, और क्या कर दो, प्लस कर दो, करो देखो 11 इंटू में 0.2 और 0.8 इंटू में 15, तो देखो कितना हो रहा है, 2 हो गया ना, 14.2%। मतलब अब देखो जैसे ही हमने क्या किया, जैसे हमने क्या बढ़ाया, केडी बढ़ाया, जैसे केडी इंक्रीज किया तो उसी के साथ क्या हो रहा है, देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होती जा रही है। तो ये बोला है इसमें, देखो एज भी इंक्रीज पोर्शन ऑफ डेट, जैसे हमने डेट को इंक्रीज किया, केडी एंड केई विल रिमेन सेम। तो केई और केडी देखो दोनों में रिमेन सेम है ना, रिमेन सेम इन
सेम सच क्या लिखा, सच दैट केसी फॉल, और केसी क्या होगा, फॉल करेगा, देखो फॉल कर रहा है, तो ये तो पता है। तो क्या है इसमें, ये बता, इसमें क्या एज्यूम करता है कि ये बोलता है कि जैसे कितना भी डेप्थ का पोर्शन इंक्रीज कर लो, उससे केई और जो केडीओ सेम रहेगा, बट वो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो फॉल करेगा, दैट्स इट। ओके, अब इसमें एक आधे क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर, okay, we will continue from here. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.